गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पोइम में जिसका नाम है रग्बी चैपल, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन पोइट हैं, उन्होंने लिखा है इसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है। एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा जाता रहता है। तो इनके जो पिता थे उनके बारे में, उनकी मृत्यु पर उन्होंने पोएम लिखी है। इनके पिता का नाम था थॉमस अर्नोल्ड, जो कि रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे। 14 साल तक रहे थे, 1828 से 1842 तक। इनके पिता की जो जन्म हुआ था 1795 में, 1842 में इनकी मृत्यु हो गई थी अचानक। और ये 1842 को जून 12 जून 1842 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो जो जिस स्कूल में रग्बी स्कूल में ये हेडमास्टर थे, वहाँ पे एजुकेशनिस्ट, इंग्लिश एजुकेशनिस्ट के रूप में, शिक्षाविद के रूप में काम करते थे। तो इसके बारे में पूरी पोएम में लिखा है। जैसा कि एलिजी होता है, किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है, उसी तरह से ये भी है। तो पूरे पोएम में इनकी अपने पिता की क्वालिटीज के बारे में बताया गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। इन पे और भी लेख लिखे गए थे, जैसे कि टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज, जो कि थॉमस हिगेज के द्वारा लिखा गया था, इन्हीं पे, थॉमस अर्नोल्ड पे। और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में अलग से फिर से पढ़ेंगे कभी, क्योंकि ये पोएम काफी लंबी है। 208 लाइन की पोएम है। इसके बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि हर एक लाइन आपको समझ आएगी, और एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी इसको एक्सप्लेन करने से या इसको समझने में कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया, 12 जून 1842 की सुबह को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी जो गर्मी का सीजन था इंग्लैंड में, जून में, तो उस पे लिखते हैं कि शाम का सीजन था, गर्मी का सीजन में। हालांकि यहाँ पे इन्होंने बस पतझड़ का मौसम बताया है पोएम में। आगे इसको एक्सप्लेन भी किया है, गर्मी का दिन था, इसके बारे में आगे अगली पंक्तियों में कहीं पे बताया गया है, वो देखेंगे आगे। स्टार्ट करते हैं पोएम को। Coldly, sadly descends the autumn evening, the field strewn with its dank yellow drifts of withered leaves, and the elm fade into dimness apace silent. Coldly, sadly, coldly निरस्ता का प्रतीक है, sadly भी निरस्ता, दुख भरा, दुखी जिसे कहते हैं। दूसरी कोल्डली का मीनिंग चिली है, चिली ठंडा। जैसा कि शाम का मौसम होता है तो ठंडा हो जाता है, तो वैसे ही शाम हो गई है, शाम हो रही है, और जो ठंड बढ़ रही है, कोल्डली ठंड बढ़ रही है, सैडली निरस्ता छा रही है, क्योंकि दिन का अंत हो गया है, तो निरस्ता है, ग्लूमिनेस है, डिसेंट्स आसमान से ये निरस्ता उतर रही है, ठंड उतर रही है जमीन पर, शाम का मौसम है। द ऑटम इवनिंग, पतझड़ का मौसम है, पतझड़ की शाम है। द फील्ड स्ट्रीम विद इट्स डैंक येलो ड्रिफ्ट्स, जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, क्षेत्र हैं, जमीन है, जो कि रग्बी चैपल का चर्च यार्ड है, वो जमीन बिखरी पड़ी है। वहां पे क्या बिखरे पड़े हैं? पत्ते बिखरे पड़े हैं। डैंक, जो कि थोड़े से नम है, डैंक नम है, येलो पीले पत्ते हैं, ड्रिफ्ट्स जो ढेरों में हैं, ऑफ विदर्ड लीव्स, विदर्ड सूखी पत्तियों के ढेर पत्ते बिखरे पड़े हुए हैं। एंड द एल्म्स, एल्म्स मीन्स एल्म के पेड़ जो हैं, दूर पर एल्म के पेड़ हैं, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। फेड इनटू डिमनेस, वो हल्के से धुंधले पड़ते जा रहे हैं, जैसे अंधकार बढ़ता जा रहा है। अपेस, दूर पर। साइलेंट, और सब कुछ शांतिपूर्ण है, बल एकदम शांति छाई हुई, साइलेंट है सब कुछ।
हार्डली ए साउट फ्रॉम ए फ्यू वॉइस, कहीं से थोड़ी सी आवाज आ रही है, हार्डली मुश्किल से ही, इस साउट किसी बच्चों की चिल्लाने की आवाज, जो कि लेट एट दियर प्ले, जो कि खेल रहे हैं और वो खेलते खेलते उनको देर हो गई है, उनके खेलने की आवाज आ रही, जैसा कि चित्र में भी दिखाया जा रहा है, वो उनकी हल्की सी आवाज आ रही है, बाकी सब कुछ शांत है। द लाइट्स कम आउट इन द स्ट्रीट, जैसा कि देख रहे हैं, जैसे गली है पास में कहीं, तो वहां पर लाइट्स जलने लगी हैं, क्योंकि शाम के समय लाइटें जलने लगती हैं, लाइटें जलने लगी हैं। इन द स्कूल रूम विंडोज, जो स्कूल है दूर पर, उसकी विंडोज से अंदर से लाइट जल रही है, तो बाहर से वो दिखाई दे रही है, विंडोज के द्वारा, खिड़कियों से वो लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। बट कोल्ड, लेकिन कोल्ड, शांति, ठंडापन, सोलन, शांति, अनलाइटेड, अनलाइटेड का यहाँ मतलब है अनडेकोरेटेड, जो सजाया नहीं गया है, ऑस्टर, कठोर, थ्रू द गैदरिंग डार्कनेस, गैदरिंग डार्कनेस जो अंधेरा इकट्ठा हो रहा है उससे, अराइज द चेपल वॉल्स, वो वहां पे अंधेरे में, हल्की सी अंधेरे में वो चेपल की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत ही भद्दी सी हैं। इन हुज बाउंड, और जिनकी गिरफ्त में, पस्त में, दाऊ तुम, माय फादर, मेरे पिता, आर्ट लेटे हुए हो, इस चर्च यार्ड में, जो कि रग्बी चैपल चर्च यार्ड है, इसमें आप लेटे हुए हो। यहाँ पे बिल्कुल शांति है। इस पूरे पैराग्राफ में जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, जैसा कि वातावरण है चारों तरफ, उसके बारे में बताया गया है। अगले पैराग्राफ में और कुछ बताते हैं, देखते हैं। अगली लाइन में है देयर डाउट डस्ट लाई, यहाँ पर जैसा कि चित्र में देख रहा है, यहाँ पर तुम लेटे हुए हो इन द ग्लूम, निराशा भरे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, ऑफ द ऑटम इवनिंग, ऑटम इवनिंग, पतझड़ के इस शाम के मौसम में आप लेटे हुए हो, निराशा भरे, निराशापूर्ण माहौल में, क्योंकि कब्रिस्तान है तो वहां पर निराशा होती ही है, सामान्य सी बात है। बट लेकिन अरे, दैट वर्ड ग्लूम, जैसे ही ये शब्द मेरे दिमाग में आया, निराशा, ग्लूम, टू माई माइंड ब्रिंग्स थी बैक, वैसे तुम्हारी मुझे याद आ गई, वैसे तुम मुझे याद आ जाते हो, इन द लाइट ऑफ दाई रेडियंट विगोर, इन द लाइट ऑफ दाई रेडियंट, तुम्हारे उस उत्साह, विगोर मिस होता उत्साह, विगोर मिस उत्साह, एनर्जी, ऊर्जा में, तुम्हारी ऊर्जा की चमक के उस प्रकाश से हम लोग, जब तुम जीवित थे तब हम लोग तुम्हारी उस ऊर्जा के प्रकाश में रहते थे, और वो मुझे याद आ रहा है। अगेन इन द ग्लूम ऑफ नवंबर वी पास्ट डेज नॉट डार्क एट दाई साइड, और जब भी कभी, मतलब जब भी नवंबर का महीना, इस तरह का निरस्ता भरा मौसम होता था नवंबर का, और हम तुम्हारे साथ होते थे, और इस पतझड़ के शाम के समय गुजरते थे, कहीं से भी निरस्ता भरे माहौल से गुजरते थे, तो हमको वो निरस्ता कभी लगता ही नहीं था, क्योंकि वो तुम्हारे उत्साह और ऊर्जा से भर जाता था। निरस्ता कभी महसूस ही नहीं की तुम्हारे साथ होने से, तुम निरस्ता को मात देते थे, तुम्हारे साथ जब होता था तो निरस्ता होती ही नहीं थी। सीजन्स impaired not the ray of thy buoyant cheerfulness clear, सीजन्स impaired, जो सीजन्स हैं, जो सीजन्स का प्रभाव होता है, जैसे कि निराशा लाना, impaired मतलब कम करना, डिमनिश, उससे कुछ सीजन होता है, कुछ समय ऐसा होता है निराशा छा जाती है, लेकिन तुम्हारे होने से, तुम्हारे साथ इन सीजन्स का तुम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तुम्हारे कैरेक्टर पे, तुम्हारे व्यक्तित्व पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। नॉट द रे, एक किरण भी नहीं, ऑफ दाई ब्यूअर एंड चेयरफुलनेस,
ब्यूएंट लाइट हार्टेड होता है, शेयरफुलनेस खुशमिजाजी, फेयर निष्पष्ट रूप से तुम्हारी खुशी और खुशमिजाजी और चेयरफुलनेस की वजह से इस नीरसता का तुम्हारे पर एक भी प्रभाव, जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता था। सच द वास्ट, इस तरह के तुम थे। एंड आई स्टैंड, और मैं आज खड़ा हूं इन द ऑटम इवनिंग, इस पतझड़ के मौसम में, एंड थिंक, और सोच रहा हूं ऑफ बाईगॉन ऑटम्स, उन बीते हुए पतझड़ों के बारे में भी थी तुम्हारे साथ जो हमने बिताए हैं, उनके बारे में आज मैं सोच रहा हूं। तो पूरे पैराग्राफ में इसमें कहने का मतलब है, जब तुम्हारी छाया थी हम पर, तो हमारे पास से जो निरस्ता थी कभी गुजरती ही नहीं थी, निराशा कभी थी ही नहीं हम लोगों को, क्योंकि तुम्हारा उत्साह ऊर्जा से हम आच्छादित थे और वो हमको एक नई ऊर्जा देती थी। निराशा की कोई जगह थी ही नहीं। Fifteen years have gone round, 15 साल, 15 years 15 साल have gone, बीत चुके हैं, राउंड, राउंड मतलब गोल, चक्कर लगाना। हर साल जो होता है, एवरी ईयर होता है, गोल चक्कर लगाता है, कैसे, सीजन्स का, एक के बाद एक सीजन आती जाती है, इसलिए राउंड कहा है यहाँ पे। तो 15 साल बीत चुके हैं, सिंस, जब से, दाउ अरोजेस्ट, जब उठकर चल दिए थे, टू ट्रीट, उस यात्रा पर, इन द समर मॉर्निंग, गर्मी की सुबह का सीजन था, जो कि 12 जून 1842 का दिन था। रग्बी से, एक्चुअली ये रग्बी से चले थे एक यात्रा के लिए, जा रहे थे तैयारी करके फॉक्स हाउ के लिए, और अचानक इनके एक जो अटैक हुआ था, जिसको एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं, एंजीना पेक्टोरिस से इनकी मृत्यु हो गई थी, और सुबह का समय ही था, इसलिए इसलिए इन्होंने लिखा था इन द मॉर्निंग द रोड ऑफ डेथ, उस मृत्यु के पथ पर आप चल दिए थे, जो कि बुलावा आया था, एट ए कॉल अनफॉर्सीन सडन, अचानक से आपका बुलावा आया था मृत्यु के देवता से, ईश्वर से, और आप उस यात्रा पर 15 साल पहले चल दिए। और 15 ईयर्स, 15 सालों तक भी हम, हु स्टिल देन इन दाई सेड, और उस समय तक, 15 सालों से पहले, उस समय तक हम सब आपकी छाया में रेस्टेड, जीवन बिता रहे थे आनंद से, एज अंडर द वॉक्स, जैसे कि पेड़ की छाया होती है, उसके नीचे जीव जंतु पशु पक्षी जीवन बिताते हैं, उसी तरह से हम भी, जो पेड़ की छाया में जो तुम थे, ऑफ ए माइटी ऑक, तुम एक माइटी, एक शक्तिशाली विशाल ओक के पेड़ की तरह थे, और जिसकी छाया में हम लोग अपना जीवन बिता रहे थे 15 साल पहले तक। हैव इंड्यूर्ड सनशाइन, और तुमने उस सनशाइन, सूर्य की गर्मी, रैन और वर्षा, उसको सहा और हमको उसे बचाया, एज वी माइट, जैसा कि हम कह सकते हैं, बेयर, माइट बेयर, अब हम क्या हो गए हैं, बेयर हो गए हैं, नंगे हो गए हैं, मतलब उससे वंचित हो गए हैं, उस छाया से वंचित हो गए हैं, अनसेडेड हो गए हैं, अब उस पेड़ की, उस विशाल ओक के पेड़ की छाया हम पर नहीं है, अलोन, और हम अकेले हो गए हैं, निर्जन हो गए हैं। लेकिन द शेल्टर ऑफ थी, अब हम तुम्हारी शरण से वंचित हो गए हैं, लेक कमी होना, शेल्टर शरण, ऑफ थी तुम्हारे सानिध्य से वंचित हो गए हैं। ये अगली लाइन में है, ओ स्ट्रॉन्ग सोल, अरे एक मजबूत, तुम एक मजबूत व्यक्तित्व थे, व्यक्तित्व के धनी, एनर्जी से भरपूर ऐसे व्यक्ति थे तुम। बाई वॉट सोर टेरिस्ट दाउ नाउ, बाई वॉट सोर टेरिस्ट दाउ नाउ का मतलब है, अब जहां पर जहां कहीं पर भी टेरिस्ट रुके हुए हो, स्टेट, स्टेट जहां कहीं पर भी अब आप रुके हुए होंगे, ठहरे हुए होंगे,
फॉर दैट फोर्स, और आशा है कि आप जिस फोर्स के साथ अपना जीवन पृथ्वी पर बिता रहे थे, लोगों को प्रेरणा दे रहे थे, उसी तरह से आप वहां पर भी उस फोर्स को आप दिखा रहे होंगे, उसी फोर्स के साथ आप काम कर रहे होंगे। श्योरली, निश्चित रूप से, हैज नॉट बीन लेफ्ट विद, और उस ऊर्जा का निश्चित रूप से वहां पर आपकी उस ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा होगा, फायदा उठाया जा रहा होगा, जैसा कि हम लोग आपकी उस ऊर्जा का, शक्ति सा, स्पिरिचुअल और मेंटल पावर का हम लोग उपयोग कर रहे थे, वैसे ही आप वहां पर भी आपकी उस ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा होगा। इन द साउंडिंग लेबर हाउस बास्ट, साउंडिंग लेबर हाउस बास्ट का मतलब है साउंडिंग मीन्स गिविंग आउट स्वीट मेलोडी एज इट रिवॉल्ट, जैसे जहाँ स्वर्ग का साम्राज्य, जहाँ मधुर ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, वैसा जहाँ वहां पर आप होंगे, स्वर्ग के साम्राज्य में जहाँ मधुर ध्वनियां उत्पन्न हो रही होंगी, ऐसी जगह पर ऑफ बीइंग जहाँ पर मृत्यु के बाद आत्माएं जाती हैं, समानना है, वहां पर आप होंगे। इज प्रैक्टिस्ड दैट स्ट्रेंथ, प्रैक्टिस्ड यूज्ड दैट स्ट्रेंथ, उस शक्ति का जो कि मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे अंदर थी, उसका प्रयोग वहां पर उस लेबर हाउस पास्ट में प्रयोग किया जा रहा होगा। जिलोस बेनिफिसेंट फॉर्म, जिलोस अर्नेस्ट, बेनिफिसेंट मीन्स जो दूसरों के उपयोग के लिए यूज की जाती है, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए। फॉर्म, निश्चित रूप से उस जो ऊर्जा तुम्हारे अंदर थी, उत्साह था, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी थी, उसका उपयोग उस साम्राज्य में जहाँ का शासक गॉड है, उसके द्वारा उसका प्रयोग निश्चित रूप से किया जा रहा होगा। यस, इन सम फार शाइनिंग स्फीयर, conscious or not of the past, still thou performest the word of the Spirit in whom thou dost live. कवि का ऐसा मानना है कि जो उसके पिता की आत्मा थी, मृत्यु के बाद जहां कहीं भी गई होगी, शाइनिंग फॉर शाइनिंग स्फीयर का मतलब उस साम्राज्य में, दूर साम्राज्य जिसे मृत्यु का साम्राज्य कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं, उस साम्राज्य में, उस चमकते हुए स्फीयर में, शाइनिंग स्फीयर में जहां भी उसकी आत्मा होगी, थॉमस अर्नोल्ड की, कॉन्शियस और नॉट ऑफ द पास्ट, और वो आत्मा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती होगी या नहीं, या भूल गई होगी, पता नहीं। कॉन्शियस और नॉट, कॉन्शियस में सचेत या नहीं, अपने पुराने जीवन के बारे में सचेत होगी या नहीं, इसका पता नहीं। स्टिल, फिर भी, thou performest the word, लेकिन फिर भी तुम अपने वर्ड्स को, जो तुम्हारा वहां का मालिक होगा, ईश्वर होगा, गॉड होगा, उसके वर्ड्स को, उसके आदेश का पालन कर रहे होगे, परफॉर्म कर रहे होगे, कार्यों को संपादन निष्पादन कर रहे होगे। ऑफ द स्पिरिट इन whom thou dost live, उस स्पिरिट का के कर्तव्यों का, उसके आदेशों का पालन कर रहे होगे जिसमें तुम अब चले गए हो। मतलब स्पिरिट का मतलब यहाँ पे गॉड, और उसमें जाके आप मिल गए हो, ईश्वर के पास चले गए हो, तो उसके शब्दों का, उसके आदेशों का पालन कर रहे होगे, जिसमें अब तुम समा गए हो। डस्ट लाइव, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एवर रेडी, हमेशा तैयार। अनबेरिड, बिल्कुल थका हुआ नहीं। अनबेरिड, नेवर टाइड इन हेल्पिंग अदर्स। एज हेयर, जैसा कि तुम यहाँ पर थे, जब तुम्हारा जीवन पृथ्वी पे चल रहा था, तो हमेशा तैयार रहते थे, दूसरों की मदद के लिए बिना थके तैयार रहते थे। एज हेयर यहाँ पर। स्टिल दाउ अपरेजस्ट विद जील, स्टिल, और वैसा ही आप वहां पर उस साम्राज्य में भी जहां कहीं भी होंगे, वहां पे अपरेजस्ट, अपरेजस्ट का मतलब होता है encourages and helps, जो प्रोत्साहित करता है और मदद करता है। विद जील, उत्साह के साथ, उसी उत्साह के साथ
एनकरेज कर रहे होगे, मदद कर रहे होगे दूसरों की, जैसा कि आप यहाँ पे पर किया करते थे। द हम्बल गुड फ्रॉम द ग्राउंड, हम्बल गुड फ्रॉम द ग्राउंड का मतलब जो सामान्य लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, हम्बल गुड अच्छे लोग, जो सामान्य लोग हैं उनको उनके कल्याण के लिए स्टर्नली रिप्रेस्ड रिप्रेस्ड द बैड, जो रिप्रेस्ड जो दबाए गए हैं, स्टर्नली कठोरता पूर्वक, बैड बुरे लोगों के द्वारा, उनको आप ऊपर उठाने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं और यह करते रहे थे यहाँ पृथ्वी पर, और वहां पे ऐसा ही करते रहे होंगे, कर रहे होंगे। स्टिल लाइक ए ट्रम्पेट, जैसे कि तुम एक ट्रम्पेट की तरह थे, जैसे कि ढोल बजता है और सब खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है ढोल बजने के साथ। तुम उस ढोल की तरह थे, डस्ट राउज जो जगा देता है, दोज हु विद हाफ ओपन आइज, उन लोगों को जो पूरी तरह से जागृत नहीं है, जिनकी आंखें आधी खुली हैं और आधी बंद हैं, पूरी तरह से जागृत नहीं थे, उनको तुम जगा देते थे। ट्रीट द वर्डर लैंड डिम ट्विक्स्ट बाइस एंड वर्च्यू। अब यहाँ पे ट्विक्स्ट बाइस एंड वर्च्यू का मतलब, कुछ लोगों को ऐसे बॉर्डर पे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बाइस एंड वर्च्यू क्या है, वो हालांकि वो उनको भी इसका एहसास नहीं होता है। तो ऐसे जो लोग जो अच्छाई बुराई में फर्क नहीं कर पाते हैं, बॉर्डर लाइन पे होते हैं, तुम उनको क्या करते थे, अपने उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, अपने ढोल बजाने के साथ ही उनको जागृत कर देते थे अच्छाई के प्रति, और वो अच्छा काम करने लगते थे। रिवाइवस्ट, रिवाइव कर देते थे उनकी ऊर्जा को, उनकी अच्छाइयों को। सकोरस्ट, सकोरस्ट का मतलब होता है हेल्प्स इन डिफिकल्टी, जो मुसीबत में मदद करे, उनकी मुसीबत में मदद करते थे। दिस वाज दाई वर्क, ये तुम्हारा काम था पृथ्वी पर, और मेरा विश्वास है कि तुम वैसा ही वहां भी कर रहे हो। दिस वाज भाई दाई लाइफ अपॉन अर्थ, ऐसा तुम्हारा पृथ्वी पर जीवन था, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे, और जो गलत काम करने के लिए जिनको एहसास नहीं होता था कि ये गलत काम है, सही क्या है गलत क्या है, उसका एहसास कराते थे और अच्छे मार्ग पे चलने के लिए उसको प्रेरणा देते थे। ऐसा आपका व्यक्तित्व था पूरा। और मेरा जैसा कि कवि की जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब आशा है कि वो ऐसा ही जहां भी होगा वहां भी ऐसा ही कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ में है, व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन ऑन द अर्थ। व्हाट इज द कोर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की यात्रा क्या है, ऑफ एक मॉर्टल मैन की इस पृथ्वी पर जीवन यात्रा क्या है, जो बता रहे हैं। मोस्ट मैन इडी अबाउट इट, बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं है कि वास्तव में उसकी जिंदगी, इस पृथ्वी पर जो जिंदगी है, लाइफ है, उसका मतलब क्या है और वह वास्तव में है क्या। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है। हेयर एंड देयर, यहाँ वहां लोग घूमते हैं, भटकते रहते हैं। ईट एंड ड्रिंक, खाते हैं पीते हैं। चैटर एंड लव, बातें करते हैं, प्रेम करते हैं, हैट करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, सब चलता रहता है। गेदर एंड स्क्वेंडर, पैसा धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, खर्च करते हैं। और रेस्ट अलॉफ्ट, और कुछ लोग बहुत धनवान बन जाते हैं। और हर्ड इन द डस्ट, और कुछ लोग डस्ट में मिल जाते हैं, गंदी आदतों, पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको गंदी आदतों में पड़ जाते हैं। हर्ड इन डस्ट, और धूल में मिल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। स्ट्राइविंग ब्लाइंडली अचीविंग नथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये सब चलता है पृथ्वी पर। लव, घृणा, प्रेम, पैसा, संपत्ति इकट्ठा करना, खर्च करना, चिल्लाना, ये सब वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। व्हाट इज द कोर्स ऑफ लाइफ,
नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता। और मोस्ट मैन इडी अबाउट, इसी में घुमावदार चक्कर में घूमते घूमते रहते हैं, एक चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पैसा खर्च करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, घड़ा करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये सब करते रहते हैं। कुछ लोग अच्छा भी काम करते हैं, अलॉफ्ट हो जाते हैं, उठ जाते हैं। कुछ लोग धूल में मिल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, गंदे रास्ते पे चले जाते हैं। स्ट्राइविंग ब्लाइंडली, स्ट्राइविंग मतलब इच्छा करना, ब्लाइंडली मतलब एकदम आंख बंद करके इच्छा करना, किसी चीज की बहुत तेज अभिलाषा करना, अचीविंग नथिंग, और उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। बहुत से लोग हैं बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन वो उन्हें प्राप्त नहीं होता है। एंड देन दे डाई, और उसके बाद वो मर जाते हैं। ये है पृथ्वी पर लोगों का जीवन। पेरिस, समाप्त हो जाते हैं, पेरिस नष्ट हो जाना, समाप्त होना। एंड नो वन आस्क्स, और कोई भी उनके बारे में नहीं पूछता कि कौन था, कौन क्या किया उसने, कोई जानता ही नहीं कि उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं जानने वाला, तो कौन पूछेगा भाई। जब कुछ अच्छा किया ही नहीं, महान काम किया ही नहीं, तो कौन जानेगा उसको। हु आर व्हाट दे हैव बीन, कौन थे, कौन आए, कौन चले गए, कोई नहीं पूछता है एक दूसरे के बारे में, क्योंकि उन्होंने कुछ महान काम किया ही नहीं। इन द मूनलाइट सॉलिट्यूड, उसी तरह से जैसे कि मूनलाइट सॉलिट्यूड, जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में, निर्जनता में, माइल्ड ऑफ द मिड मोस्ट ओशियन, जैसे नम्र किरणें जो होती चंद्रमा की किसी बीच, समुद्र के बीच लहरों के ऊपर पड़ती हैं, हैव स्वेल्ड, उमड़ती हैं, फोम्ड, झाग बनती है, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड गॉन, और चली जाती है। तो बीच समुद्र में चंद्रमा की सुनहरी छाया पड़ती है, लहरों पे चमचमाती है, कौन देखता है, कोई नहीं देखता है, और थोड़े समय के लिए होती है और चली जाती है। इसी तरह से मानव का जीवन है, क्योंकि थोड़े समय के लिए आते हैं, चले जाते हैं, कुछ ऐसा करते नहीं महान जो लोग उसको जाने, पहचाने। तो कोई नहीं जानना चाहता, कोई जानने का कारण भी नहीं है। तो कहने का मतलब है जिंदगी का लक्ष्य क्या है, यह जो इनके पिता थे उनको पता था, और इसके बारे में आगे बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि लोग जाने, जो आपकी पहचान हो, जिसके आधार पर लोग याद रखें। कहने का मतलब ये है पूरे पैराग्राफ में। एंड देयर आर सम, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, सब ऐसे ही नहीं होते हैं, जैसा कि अभी पीछे पैराग्राफ में बताया, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, दूसरे तरह के लोग, हु मे थर्स्ट अर्डेंट, जिनके मन में एक प्यास होती है, अर्डेंट मीन्स उत्सुकता, ईगरनेस होती है। अनक्वेंचेबल, अनक्वेंचेबल जिसको कि दबाया ना जा सके, अनसप्रेसेबल ऐसी प्यास जिसको बुझाया ना जा सके। फायर्स, वो तीव्र ज्वाला की तरह धड़कती है। नॉट विद द क्राउड टू बी स्पेंट, और वो अपनी जिंदगी को जैसे कि एक भीड़ की में जैसे सारे लोग बिता देते हैं जिंदगी को, ऐसे खाने पीने में, मौज मस्ती में, उस भीड़ की तरह अपनी जिंदगी को बिताना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। नॉट विदाउट एम टू गो राउंड, और वो नहीं चाहते हैं कि गो राउंड का मतलब यहाँ पे भी बताते हैं आपको। नॉट विदाउट एम, और अपनी जिंदगी को बिना उद्देश्य के नहीं बिताना चाहते। गो राउंड का मतलब होता है जैसे गोल गोल चक्कर लगाते, हवा का धूल का चक्कर, धूल होती है, उठती है आसमान में, गोल गोल चक्कर लगाती रहती है और नीचे गिर जाती है। नॉट गो राउंड इन ए इडी पर्पजलेस डस्ट, इडी चक्करदार, पर्पजलेस निरर्थक, डस्ट मीन्स धूल, जैसे धूल होती है हवा में उठती है ऊपर, गोल गोल चक्कर लगाती रहती है, निरर्थक रूप से, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, बस हवा में चक्कर लगाती रहती है और निरर्थक रूप से विदाउट एमलेसली गिर जाती है नीचे। उस तरह से वो कुछ लोग होते हैं, इस तरह के जीवन को पसंद नहीं करते। वो अपनी जिंदगी में एक गोल सेट करते हैं, एम सेट करते हैं और उस पर चलते हैं, ना कि एक धूल के चक्करदार घेरे की तरह जो निरर्थक रूप से मंडराता रहता है, कुछ समय के लिए चक्कर लगाता है और बस गिर जाता है जमीन पे। उस तरह से नहीं,
एफर्ट, अनमीनिंग एंड बैन। एफर्ट, वो अपने प्रयासों को अनमीनिंग, निरर्थक तरीके से, निरर्थकता में, अनमीनिंगलेस नहीं जाने देना चाहते, अपने प्रयासों को, अपने मेहनत को निरर्थक मीनिंगलेस कार्यों में लगाना नहीं चाहते और अपनी लाइफ को व्यर्थ में व्यतीत गुजारना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सम ऑफ अस स्ट्राइव, हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्ट्राइव करते हैं, इच्छा करना। नॉट विदाउट एक्शन टू डाई, और वो नहीं चाहते कि बिना जिंदगी में एक्शन के वो मरना भी नहीं चाहते। विदाउट एक्शन का मतलब है कुछ महान काम किए बिना वो मरना भी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी बिना किसी महान काम किए व्यतीत हो जाए। फ्रूटलेस, निरर्थक, जिसका कोई फल नहीं हो, जिंदगी में यहाँ आने का कोई फल ना हो, ऐसा जिंदगी को व्यतीत करना नहीं चाहते। बट समथिंग टू स्नेच फ्रॉम डल ऑब्लिवियन। डल ऑब्लिवियन का मतलब होता है धुंध में जैसे कि गायब हो जाना। जैसे जिंदगी क्या है, मृत्यु के बाद धुंध में गायब हो जाती है, कोई जानता ही नहीं है। उसी तरह से वो नहीं चाहते। डल नीरस ओब्लिवियन में उनकी जिंदगी, उस ओब्लिवियन से अपने आप के लिए कुछ स्नेच कर लेना जो उनको जीवित रखे आगे आने वाले भविष्य में, ऐसा कुछ वो प्राप्त करना चाहते हैं। नॉट ऑल, और ना ही वो चाहते हैं ग्लट, निगल लेना। द डिवोरिंग ग्रेव, जैसे कि हमारी जिंदगी हर एक इंसान की क्या होती है, डिवोर कर लेती है, निगल जाती है, ग्लट कर लेती है। कौन सी ग्रेव में? शुरू से जन्म होता है और अंत में कब्र में जाके दफन हो जाती है, वहीं तक बस समाप्त। उसके बाद कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। तो उस कब्र से जो पूरी जिंदगी को कब्र में दफना देती है, खत्म कर देती है, उस कब्र से उस अपनी जिंदगी को खींच कर कुछ जीवंत बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। वी हैव चूजन आवर पथ, हमने अपना रास्ता चुना है। पथ, टू ए क्लियर पर्पस्ड गोल, क्लियर, निश्चित, पर्पस्ड, उद्देश्यपूर्ण, गोल, उद्देश्य बनाया है। पथ ऑफ एडवांस, दूसरों से हटकर गोल सेट किया है। एडवांस का मतलब यहाँ पे उत्कृष्ट कुछ करने का गोल सेट किया है। बट इट लीड्स, और ये ले जाता है, ए लॉन्ग स्टीप जर्नी थ्रू संक गोल्स ओवर माउंटेन्स इन स्नो। लेकिन ये पथ ऐसा होता है, बट इट लीड्स ए लॉन्ग, एक लंबा रास्ता होता है ये। स्टीप जर्नी, जैसे कि दोनों तरफ ढलान है, खाई है बीच में। थ्रू संक, बीच में खाई से गुजरना है। गोल्स ओवर माउंटेन्स इन स्नो, और जैसे कि एक मान लेते हैं कि पहाड़ है बर्फ का और उसके बीच में खाई है, गॉर्स है, उससे उसको गुजरना पड़ता है। ऐसे जीवन को सेट करते हैं, ऐसे उद्देश्य को सेट करते हैं और वो उस पथ पर चलते हैं। गॉर्स का मतलब होता है नैरो पास, संकरा रास्ता। यहाँ पे मतलब है डिफिकल्ट लाइफ, ऐसे कठिन रास्ते को चुनते हैं जो महानता की ओर ले जाता है। स्टीप, ढालदार होता है। गॉर्स, संकरे रास्ते, माउंटेन्स में जैसे पहाड़ों के बीच से संकरे रास्ते से गुजर के जाना है। तो जिंदगी में कठिनाइयों से होकर जो रास्ता जाता है उस रास्ते को चुनते हैं, महानता को चुनते हैं और अपने लाइफ को चलाते हैं। तो यहाँ पे जो पिछले पैराग्राफ था उसमें जो व्यक्ति हैं अपने जीवन को निरर्थक बिताते हैं, और यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में बताया है कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप जीवन में एक लक्ष्य सेट करते हैं और उस पर चलते हैं, जो हालांकि बहुत ही कठिन रास्ता होता है, कठिनाइयों भरा रास्ता होता है, लेकिन वो इस पे अडिग रहते हैं। और अब अडिग रहने के साथ ही जब अडिग रहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो उनका जो वैसे तो क्या होगा, उनकी लाइफ जो है शुरू होगी, खत्म हो जाएगी, कब्र तक चलेगी बस, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म, उसके बाद कोई नहीं जानेगा। लेकिन ऐसे रास्ते पे, जब कठिन रास्ते पे चलते हैं, तो वो अपने इस जिंदगी को मतलब कहेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी को वास्तव में जिया है।
फिजूल में नहीं बताया। और जब जिया है तो वो जीवंत हो जाती है जिंदगी, और वो हमेशा उसको लोग याद करते रहते हैं। इसीलिए तो, क्योंकि उन्होंने कठिन रास्ते को चुना है, जीवंत रास्ते को चुना है, जीवन को जीवंत बनाया है, इसीलिए वो उस रास्ते पे उसको चुनते हैं। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। जिंदगी की रास्ता जो होता है, जिंदगी का जो सफर होता है इतना कठिन होता है, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। जैसे कि चेयरफुल विद फ्रेंड्स, बड़ी खुशी के साथ हम जीवन का आरंभ करते हैं, चलते हैं जीवन के पथ पर अपने दोस्तों के साथ। बी सेट फोर्थ, रवाना होते हैं। देन ऑन द हाइट, और जब चलते चलते एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचते हैं, कम्स द स्टॉर्म, जैसे कि ये लोग चढ़ रहे हैं, चित्र में दिखाया है। और उस पहाड़ के, जिंदगी के उस पहाड़ पर एक तूफान आता है। जिंदगी के उस पहाड़ पर एक तूफान आता है। थंडर, बिजली की कड़क, क्रैशेस फ्रॉम रॉक, चट्टाने टूटती हैं, उथल पुथल मचती है। टू रॉक द कैटरैक्ट्स रिप्लाई, जैसे कि चट्टाने भी टूट रही हैं, उसका जो भयानक ध्वनियां आ रही हैं। कैटरैक्ट्स, झरने, वो भी भयानकता की आवाज उत्पन्न कर रहे हैं। वाटरफॉल्स, जो साउंड ऑफ वाटरफॉल्स, वो भी भयानकता को ऐड कर रहे हैं। मतलब चट्टाने तो टूट ही रही हैं और उसके साथ झरनों की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। तो जो एटमॉस्फेयर है एकदम एकदम भयानकता की सर्वोपरि श्रेणी पे टॉप पर होता है। जिंदगी में ऐसी अवस्था आती है, ऐसी चीजें आती हैं जब ऐसा लगता है। लाइटनिंग्स, इसके साथ ही चट्टानों की आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज, झरने की गूंज। लाइटनिंग्स, चमक, डेजल्स आवर आइज, चमचमाती हुई बिजली हमारी आंखों को चौंधिया देती है, कुछ नजर नहीं आता है हमारी आंखों के सामने। ऐसा तूफान, ऐसे तूफान में वो जिंदगी पहुंच जाती है, पहाड़ पर पहुंच जाती है। रोयरिंग टॉरेंट्स, और इतना ही नहीं, रोयरिंग, दहाड़ती हुई टॉरेंट्स, जो पानी की धाराएं हैं, नदियां जो पहाड़ से निकलती हैं वो दहाड़ रही हैं। हैव ब्रीच्ड द ट्रैक, जिस रास्ते पे जा रहे थे उस रास्ते को वो धाराएं, पानी की धाराएं, नदियों की धाराएं ट्रैक को ही समाप्त कर देती हैं। द स्ट्रीम बेड, स्ट्रीम मतलब नदी की धारा, बेड जिससे वो नदी के रास्ते कहेंगे। स्ट्रीम बेड मतलब नदी के पानी के रास्ते। डिसेंड्स, नीचे गिरते हैं, टूटने लगते हैं, जो नीचे जाते हैं। ऐसी जगह हम जा रहे हैं, ऐसा माहौल है। इन द प्लेस, ऐसे स्थान पर। वेयर द वेफेरर, वेफेरर राहगीर, वंस प्लांटेड हिज फुट स्टेप, जहां पर उसने पहले कदम रख दिए हैं। ऐसे रास्ते पे जिस राहगीर ने कदम रख दिए हैं, जिन लोगों के साथ हम चले थे। द स्प्रे बॉइल्स ओवर इट्स बॉर्डर्स, उस बॉर्डर को, उस सीमा को, स्प्रे है, झाग है पानी से उत्पन्न, बॉइल्स कर देती है, स्कैटर्ड कर देती है, पता ही नहीं चलता है कि रास्ता किधर है। अलोफ्ट, ऊंचाई पर। द अनसीन, और इसी बीच क्या होता है, द अनसीन स्नो बेड्स डिसलॉज, अदृश्य स्नो बेड्स, जैसे कि पहाड़, जो बर्फ का जो एक बड़ा सा गोला जिसे कहेंगे, डिसलॉज जैसे कि बर्फ का तूफान, अवेलांच होता है, बर्फ का तूफान, वहां पर वो आ जाता है। देयर हैंगिंग रूइन, हैंगिंग रूइन का मतलब खतरा ही खतरा है, बर्बादी ही बर्बादी है ऐसी जगह पर। अलास, दुख, हैवक इज मेड इन आवर ट्रेन, हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन का मतलब हमारे जो साथी हैं जिनके साथ हम चले थे, उनमें हैवक हो जाता है। हैवक मीन्स डिवास्टेशन, डिवास्टेशन, उथल पुथल, बर्बादी, सब कुछ मच जाता है, सब टूट जाते हैं। फ्रेंड्स हु सेट फोर्थ एट आवर साइड, जो दोस्त हमारे साथ चले थे, फाल्टर,
इधर उधर बिखर जाते हैं और लॉस्ट इन द स्टॉर्म, उस तूफान में खो जाते हैं। ये जिंदगी का सफर है, हर परेशानियां इतना घेरती हैं। इसको सदृश बनाया है इमेजरी के थ्रू कि जैसे कि तूफान आता है पहाड़ पर और वहां कोई रास्ता नहीं है, तो हम लोग बिखर जाते हैं। किसी को कुछ ही, किसी को बचाने की तो सोचता ही नहीं, अपने आप को भी नहीं बचाने की ही सोचता है। सिर्फ सिर्फ अपने आप को बचा ले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे के बारे में कोई सोचता ही नहीं। ऐसी स्थिति में हर तरफ परेशानियां परेशानियां हैं। आगे स्टेंजा में इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। वी ओनली आर लेफ्ट, तो हम जो चले थे साथ में, हम कई लोग साथ चले थे। ओनली आर लेफ्ट, हम में से मैं अकेला ही बचा हूं। ऐसा होता है, मुश्किल से अपने आप को बचा पाया। विथ फ्राउनिंग फॉरहेड्स, फ्राउनिंग मीन्स होता है गुस्से से युक्त, परेशानी से युक्त। फॉरहेड जिसपे परेशानी है, चिंता है, एगिटेशन है। विद लिप्स स्टर्नली कंप्रेस्ड, होठ एकदम कंप्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं, पीड़ा है, दर्द है। बीट स्ट्रेन ऑन, बी स्ट्रेन ऑन का मतलब है कि हम अपना रास्ता आगे बढ़ाते हैं। बिफोर आवर वे फॉरवर्ड, हम अपना आगे रास्ता, अपने अगले रास्ते पे चलते हैं। ऑन एंड एट नाइटफॉल एट लास्ट, और अंततः किसी तरह से हम अपने आप को बचाते बचाते रात के समय तक पहुंच जाते हैं अपने अंतिम लक्ष्य पर, नाइटफॉल तक। कम टू द एंड ऑफ आवर वे, अपने रास्ते के अंत तक, मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो कैसे पहुंचे? सारे दोस्त तो छूट गए पीछे उस तूफान में। टू द लोनली इन मिड द रॉक्स, किसी एक चट्टान के बीच अकेले निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं। वेयर द गाउंट एंड टेसिटर्न हॉस्ट, जहां पर वो गाउंट एंड टेसिटर्न हॉस्ट, गाउंट का मतलब होता है थिन, दुबला पतला, और टेसिटर्न मीन्स होता है रिजर्व्ड। हॉस्ट का मतलब यहाँ पे है गॉड। उस ईश्वर तक के रास्ते का जो मंजिल बनाया था वो हमें वहां पे मिलता है, ईश्वर मिलता है, जिसको हम जिसके लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, उस तक पहुंच गए। तो वो गॉड है, क्या करता है? स्टैंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड, उस घर की थ्रेशोल्ड पर, देहरी पर, जैसे घर का दरवाजा होता है, वहां पे खड़ा है। द विंड शेकिंग हिज थिन व्हाइट एयर, हवा चल रही है और उसका जो व्हाइट एयर है, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, वो हवा से हिल रहे हैं। होल्ड्स हिज लैंटर्न टू स्कैन, वो अपने हाथ में एक लैंटर्न पकड़े हुए है। स्कैन, और देखना, अंधेरा तो है ही, और देख रहा है भाई कौन हो तुम। अवर स्टॉर्म बीट फिगर्स एंड आस्क्स, हमारा जो फिगर है कैसा हो गया? स्टॉर्म बीट, क्योंकि तूफान से गुजरे हैं, तो उस तूफान की थपेड़ों को सहा हुआ मेरा फिगर, और वो देखता है मेरे को उस लालटेन से और पूछता है, और मुझसे पूछता है, whom in our party we bring, पूछता है भाई तुम अपने दोस्तों के साथ चले थे, उनमें से किसी को साथ में लाए हो? कोई तुम्हारे साथ पहुंचा है या तुम अकेले हो? तुम अपनी पार्टी के लोगों को किसको साथ में लाए हो? whom we left in the snow, और किसको हमने उस तूफान में छोड़ दिया है, बर्फ के तूफान में किसको हमने छोड़ दिया है? सैडली भी आंसर, तो शायद हमारा यही उत्तर होता है उस गॉड के सामने, उस हॉस्ट के सामने, वी ब्रिंग ओनली आवरसेल्व्स, कि हम ही अकेले यहाँ तक पहुंचे हैं। वी लॉस्ट साइट ऑफ द रेस्ट इन द स्टॉर्म, जो तूफान था उसमें हमने सबको खो दिया है, मैं केवल अकेला ही यहाँ तक पहुंचा हूं। हार्डली आवरसेल्व्स वी फॉट थ्रू, हम अपने आप को बचाने, हम इतना ही मतलब लड़ पाए कि अपने आप को ही बचाना मुश्किल था। हम अपने आप को ही मुश्किल से बचा पाए, लड़ पाए, अपने आप के लिए ही मुश्किल से लड़ पाए। स्ट्रिप्ड विदाउट फ्रेंड्स,
और हमारे स्ट्रिप्ट मतलब अलग कर देना, विदाउट फ्रेंड्स हमारे दोस्त सब अलग हो गए, एज वी आर, ऐसा ही हम सबके साथ होता है कि हम चलते हैं कठिन रास्ते पे, दोस्तों के साथ सारे दोस्त छूट जाते हैं, हम हो सकता है हम अकेले मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा हम सबके साथ होता है। कहने का मतलब है कोई भी महान पुरुष होता है ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है मंजिल मिल जाए, लेकिन वो दूसरों को साथ लेके नहीं चल पाता है इस रास्ते पे। लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे। अगले पैराग्राफ में बताते हैं इस बात को। फ्रेंड्स, कंपेनियंस एंड ट्रेन, दोस्त, साथी और ट्रेन, जो तुम्हारे साथ ट्रेन चली थी, लोगों की भीड़ चली थी। द अवेलांच स्वेप्ट फ्रॉम आवर साइड, उस अवेलांच ने, उस बर्फीले तूफान ने उन सबको स्वेप्ट, उड़ा ले गई, वो सबको उड़ा ले गई, उन सबको क्या किया, मार दिया, हम अकेले सिर्फ यहां तक बचे। तो ऐसा हम लोग के साथ होता है, हम लोग ऐसा करते हैं, शायद अपने आप को ही बचा पाते हैं। अगले पैराग्राफ में इसी पैराग्राफ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड के पिता थॉमस आर्नोल्ड ऐसे नहीं थे। कैसे थे वो देखते। बट दाउ वुडस्ट नॉट अलोन, लेकिन तुम ऐसे अकेले नहीं थे। बी सेव्ड, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था कि तुम अकेले ही बचे हो उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। माय फादर, मेरे पिता तुम ऐसे नहीं, उनमें से नहीं थे कि अपने आप को ही बचाया हो, अलोन, अकेले ही अपने आप को ही बचाया हो उस तूफान से, जिंदगी के उस महान मुसीबतों से, मुसीबतों भरे तूफान से। कंक्वेयर, जीत कर आए हो, कम टू द गोल, और अपने लक्ष्य पर पहुंचे हो। लिविंग द रेस्ट इन द वर्ल्ड, उस जंगल में, उस तूफान में सबको छोड़ दिया हो पीछे, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं था। तुमने क्या किया उस तूफान में, हमेशा तुमने ऐसा किया। वी वर वेरी, हम बहुत थके हुए थे। एंड बी fearful, हम बहुत डरे हुए थे। एंड बी इन आवर मार्च फैन टू ड्रॉप डाउन एंड टू डाई। fearful एंड बी इन आवर मार्च, अपनी यात्रा में, फैन टू ड्रॉप डाउन एंड टू डाई, हम क्या हुआ, फैन टू ड्रॉप डाउन एंड डाई, हम बहुत सारे लोग मर जाते हैं संतुष्ट होकर। फैन का मतलब होता है ग्लैड एंड कंटेंट, संतुष्ट, उसी बीच में ही छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। स्टिल दाउ टर्नेस्ट कम पढ़ेंगे इसको, टर्नेस्ट। लेकिन तुम, इनके पिता जो थे थॉमस आर्नोल्ड ऐसे नहीं थे। उन्होंने वो क्या करते, उन्होंने क्या हमेशा किया, वो पीछे मुड़ते थे। एंड स्टिल बैकोनेस्ट द ट्रेम्बलर, जो उनके साथ चले थे, वो कांप रहे थे, उनको हेल्प किया, प्रोत्साहित किया। बैकोन हेल्प एंड इनकरेज्ड दोज हु फाल्टर, लड़खड़ा रहे थे, उनको हमेशा पीछे मुड़ के देखा और उनको हमेशा अपना हाथ बढ़ाया, मदद का हाथ बढ़ाया। एंड स्टिल गेवस्ट द वेरी दाई हैंड, हालांकि थका हुआ तुम्हारा हाथ था, फिर भी पीछे मुड़ के उनको अपना हाथ बढ़ाया, मदद का। खुद मुसीबत में थे लेकिन दूसरों को मुसीबत से निकालने का प्रयास किया, जैसा कि हाथ बढ़ाते हुए देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो अकेले नहीं चलते थे, उनका मतलब सेल्फिश नहीं थे, वो हमेशा दूसरों की परवाह करते थे और परवाह की उन्होंने। इफ इन द पथ्स ऑफ द वर्ल्ड, यदि दुनिया के इस रास्ते में, जिंदगी के इस रास्ते में, स्टोन्स माइट हैव बाउंडेड दाई फीट, दुनिया के, जिंदगी के इस रास्ते पर पत्थरों ने तुम्हारे पैरों को घायल कर दिया था। टॉयल और डिजेक्शन हैव ट्राइड, टॉयल परिश्रम और डिजेक्शन निराशा ने हैव ट्राइड परेशान किया तुमको, निराशा उत्पन्न दी, फिर भी द स्पिरिट, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा थी, उससे ऑफ दैट वी सा नथिंग, हमने उस ऊर्जा के कारण उस चीजों को कभी महसूस नहीं किया। निराशा, थकावट,
ये सब परेशानियों को महसूस ही नहीं किया, क्योंकि तुमने उसको महसूस होने नहीं दिया। जैसे कि एक पिता होता है और पिता के सामने बच्चों को क्या मुसीबत है इसका पता नहीं, वो कैसे क्या करता है बच्चों के लिए, उसको इसका एहसास ही नहीं होने देता है कि कितनी मुसीबत से उसने उनको क्या किया है। इसी तरह से तुम भी थे, तुमने उस चीज का हमें कभी एहसास ही नहीं होता। ऑफ दैट वी सॉ नथिंग, हमें वो कुछ नहीं दिखाई दिया। टू अस दाउ पेज स्टिल चेयरफुल, उस मुसीबत भरे समय में भी तुम हमें चेयरफुल दिखते थे एंड हेल्पफुल दिखते थे एंड फर्म और दृढ़ दिखते थे। उन मुसीबत भरे रास्तों में भी तुम हमेशा हमें यही हमने मतलब यही रूप देखा, दृढ़ता का, हेल्पफुलनेस का, चेयरफुलनेस का। इसलिए हमने कभी उस चीजों को महसूस नहीं किया, असहाय नहीं महसूस किया। Therefore to थी, इसलिए तुमको it was given many to save with thyself, इसलिए तुमने उस तूफान से बहुत सारे लोगों को बचाया, अपने साथ ले गए। एंड और एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, अब जब तुम्हारा जो मंजिल पे पहुंचे, दिन का अंत हुआ, तो ओ फैथफुल शेफर्ड टू कम, उस गॉड के पास पहुंचे, उस झोपड़ी में पहुंचे जहां पे लैंटर्न लेके गॉड खड़ा था और स्किन कर रहा था कि भाई तुम अकेले आए हो और क्या तुम्हारे साथ अपने जो साथी थे उनको भी लाए हो। फेथफुल शेफर्ड, जैसे कि एक ब्रिंगिंग दाई शिप इन दाई हैंड, जैसे कि एक गडरिया होता है, शेफर्ड होता है, अपनी भेड़ों को ले जाता है चराने, और उसका क्या होता है कि वो भेड़ जो होती हैं उनको बचाता है, अपनी भेड़ों को बचाता है और शाम को फिर वापस उन सबको अपने घर ले आता है। तो जो तुम थे, तुमने अपनी उन भेड़ों को बचाया, सुरक्षित रखा तूफान हवा जिससे भी, हर चीज से, और अंततः अपने उन भेड़ों को शाम को घर ले आए। तो उसी तरह से उनके पिता जो भी उनके साथ चला उनको पीछे नहीं छोड़ा, कभी भी मदद किया, रास्ते में जो भी मुसीबत थी उससे हेल्पिंग हैंड बढ़ाया, और अंत में अपनी पार्टी के साथ उस मंजिल तक पहुंचते हैं और गॉड देखता है कि अरे हाँ, तुम वास्तव में अच्छे, तुमने किसी को नहीं छोड़ा, पीछे नहीं छोड़ा, तुम सबको साथ लेके आए हो। ऐसे थे थॉमस अर्नोल्ड। अगली लाइन, एंड थ्रू थी आई बिलीव इन द नोबल एंड ग्रेट हु आर गॉन। तुम्हें देखकर ऐसा मुझे प्रतीत होता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में भी महान लोग हुए होंगे जो तुम्हारे तरह, क्योंकि ऐसा लगता है जो आधुनिक दुनिया है उसको देख कर लगता है कि ऐसे लोग नहीं होते हैं जिनका जिक्र किया जाता है इतिहास में, ऐसे लोग होते ही नहीं होंगे। लेकिन ऐसा तुम्हें देखकर ऐसा हमें जरूर महसूस होता है कि वास्तव में महान लोग होते रहे होंगे पुराने युगों में। श्रोथी आई बिलीव, मैं इस बात पर विश्वास कर सकता हूँ, इन द नोबल एंड ग्रेट, नोबल उत्कृष्ट और महान लोगों में के बारे में जो कहा गया है, हु आर गॉन, जो इतिहास में जो चले गए हैं कि प्राचीन काल में इतने महान लोग थे, ये जो कहा गया है इस बात पर मैं विश्वास कर सकता हूँ तुम्हें देख करके। प्योर सोल्स ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड, ऐसी आत्माएं ऑनर्ड जो बहुत ही सम्मानित थी, ब्लेस्ड थी, ब्लेस्ड ईश्वर का आशीर्वाद था उन पर। वाई फॉर्मर एजेस, पुराने युगों में, हु एल्स, सच, जो एल्स के अलावा, सच जैसे कि सो सोललेस, सो पुअर इज द, क्योंकि वाई फॉर्मर एजेस, हु एल्स जैसा कि एल्स यद्यपि, सो सच, सो सोललेस, इस तरह के लोग आजकल हैं, सो सोललेस जिनमें आत्मा है ही नहीं, निर्जीव हैं, सो पुअर इतने गिरे हुए हैं, गरीब, इज द रेस ऑफ मैन हुम आई सी, रेस ऐसी है जिसको मैं देख रहा हूं, एकदम पुअर है, गरीब है विचारों से, हर तरह से। लेकिन तुमको देखकर ऐसा लगता है कि पुराने का भविष्य में, प्राचीन काल में जो भी महापुरुषों का जिक्र हुआ है वो शायद वास्तव में रहे होंगे।
लेकिन जो आज की जनरेशन है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है। सीम्ड बट ए ड्रीम ऑफ द हार्ट। आज के लोगों को देखकर लगता है कि जो जिक्र किया है महान लोगों का, ये मात्र स्वप्न रहा होगा कवियों का, वास्तव में ऐसे लोग नहीं रहे होंगे। सीम्ड बट ए क्राई ऑफ डिजायर। क्राई ऑफ डिजायर मतलब एक स्वप्न में देखा हुआ, स्वप्न देखा हुआ रहा है कवियों का। ये मतलब निरर्थक ही उन्होंने अपनी कल्पना से इनको बनाया है, ये वास्तव में नहीं रहे होंगे। आज के लोगों को देखकर ऐसा लगता है। यस, आई बिलीव दैट देयर लिव्ड अदर्स लाइक थी इन द पास्ट। लेकिन तुमको देखकर लगता है कि हाँ, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि अदर्स लाइक थी इन द पास्ट, कि प्राचीन काल में तुम्हारे तरफ के लोग भी रहे होंगे, कि ऐसे लोग होते भी हैं। इस बात पे मैं विश्वास कर सकता हूं। नॉट लाइक द मैन ऑफ द क्राउड, जो कि जो भीड़ होती है उनमें से तुम्हारे जैसे लोग नहीं होते हैं। भीड़ वाले जो लोग हैं उनमें से तुम नहीं थे। और प्राचीन काल के लोग भी जो महापुरुष हैं, वो लोग भी ऐसे भीड़ वाले लोगों की तरह, जो आज की भीड़ है उनमें से वो नहीं रहे होंगे। हु ऑल राउंड मी टुडे, जो हमारे तरफ आजकल चारों तरफ फैले हुए हैं। ब्लस्टर और क्रिंज एंड मेक लाइफ आइडियस। ब्लस्टर और क्रिंज, नॉइजी एंड वायलेंट। ब्लस्टर मीन्स नॉइजी एंड वायलेंट, क्रिंज मतलब एक डरावना, एकदम डरावने, एकदम मतलब वायलेंट हैं, उग्र प्रवृत्ति वाले हैं ऐसे लोग जो आजकल हैं, हम अपने चारों ओर देखते हैं। एंड मेक लाइफ हाइडियस, और जीवन को इतना हाइडियस बना दे रहे हैं, भयानक बना दे रहे हैं कि लगता ही नहीं जो इंसान है। हाइडियस एंड एरिड। एरिड का मीनिंग होता है अनइंटरेस्टिंग, इनसेंसिबल, अरुचिकर। एंड वाइल, गंदा जीवन जी रहे हैं आज के लोग। तो ऐसे लोगों को देखकर लगता ही नहीं कि महान लोग भी होते होंगे। बट सोल्स टेम्पर्ड विद फायर, लेकिन ऐसे लोग जिनकी आत्माएं एकदम आग, जिनमें आग धधक रही, ऐसी आत्माएं। फर्वेंट, हीरोइक, फर्वेंट, अर्नेस्ट, हीरोइक, बहादुर एंड गुड, और अच्छे। हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड, सहायक, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों के मानवता के दोस्त, फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड, और मानवता के दोस्त। ऐसे लोग रहे होंगे जो कि मैं तुम्हें देखकर उन पर विश्वास कर सकता हूं कि है ये वास्तव में सच है जो महापुरुषों के बारे में बताया गया है। तो मैं तुम्हें देखकर इस बात पर विश्वास करता हूं कि वो वास्तव में ऐसे रहे होंगे, सच है ये। सर्वेंट्स ऑफ गॉड और सन्स, ऐसे लोग, महान लोग, क्या सर्वेंट्स हैं गॉड्स के या उनके सन्स हैं, उनके पुत्र हैं, बेटे हैं? शैल आई नॉट कॉल यू, मैं तुमको ऐसा नहीं कहूंगा। बिकॉज नॉट ए सर्वेंट यू नो योर फादर्स इनरमोस्ट माइंड, क्योंकि तुम्हें नौकर कहूं गॉड का या उसका पुत्र कहूं, इस बात को मैं नहीं कह सकता। बिकॉज, क्योंकि जो नौकर होता है वो उतने अच्छे तरह से अपने मालिक के आदेशों को या मन की बात को नहीं जान सकता जितना कि योर फादर्स इनरमोस्ट माइंड, जैसा कि एक बालक अपने पिता के मन की भावनाओं को समझ सकता है। हिज, उसके, हु अनविलिंगली सीज, जो देख लेता है, अनविलिंगली, निश्चित रूप से पहचान लेता है कि पिता के मन में क्या चल रहा है, उसको जान लेता है, समझ लेता है, जितना कि नौकर नहीं जान सकता। वन ऑफ हिज लिटिल वंस लॉस्ट। लिटिल वंस लॉस्ट, ईश्वर की इच्छा क्या होती है, ईश्वर का इंटेंशन क्या रहता है कि जो लिटिल वंस हैं, वीक हैं, इंजर्ड हैं, सोल हैं, उनको भी खोने नहीं देना है, उनकी भी रक्षा करनी। ईश्वर का उद्देश्य रहता है, ईश्वर की इच्छा रहती है, ईश्वर का कर्तव्य रहता है कि वो हर एक आत्मा को बराबर समझता है और कोई भी कमजोर पड़ता है उसको वो सहारा देता है। और शायद इस बात को उसका पुत्र ही समझ सकता है, और तो इसलिए कह सकता हूं कि तुम
ईश्वर के पुत्र हो। महान लोग ईश्वर के पुत्र होते हैं, ना कि नौकर। वन लास्ट, योर्स इज द प्रेज। इसलिए मैं योर्स इज द प्रेज, जो प्रशंसा करते हैं, तुमको कहने का मतलब है तुम ईश्वर के पुत्र हो। इफ मैनकाइंड हैथ नॉट एक्ट एज एक्ट इन इट्स मार्च, फेंटेड एंड फॉलन एंड डाइड। तो वो ईश्वर क्या करता है, मैनकाइंड को फेंट नहीं होने देता है, गिरने नहीं देता, फॉल नहीं होने देता, डाइड मरने नहीं देता, बचाता है। उसी तरह से तुमने भी हमेशा यही किया है, उस ईश्वर के आदेश को पालन किया है, अपने पिता के आदेश का पालन किया। सी इन द रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की चट्टानों में, जिंदगी की चट्टानों में, कठिनाइयों में, मार्चेस द हॉस्ट ऑफ मैनकाइंड, मार्चेस आगे बढ़ती है, हॉस्ट ऑफ मैनकाइंड, हॉस्ट ऑफ मैनकाइंड, होल ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति आगे बढ़ती है। ए फीबल बेवरिंग लाइन, फीबल बेवरिंग, फीबल जो मतलब कमजोर होता है, बेवरिंग लड़खड़ाती हुई लाइन मानवता की आगे बढ़ती है, और तुम उसको सहारा दिए हो हमेशा। वेयर आर दे टेंडिंग ए गॉड, वेयर आर दे टेंडिंग ए गॉड, और वो ईश्वर की तरफ जाते हैं। टेंडिंग मतलब रास्ता बनाया है, रास्ते पे जा रहे हैं, गॉड ए गॉड। मार्शल देम, गिव देम देयर गोल, और तुमने हमेशा उनको मार्शल किया है, आदेशित किया है, निर्देशित किया है, गिव देम देयर गोल, और उनको रास्ता दिखाया है, हमेशा उनको रास्ता दिखाया है जो ईश्वर की तरफ जाते हैं। और अब भूले भटके कमजोर हैं, अपने रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं, उनको तुमने हमेशा रास्ता दिखाया है, जैसा कि ये तुम्हारे पिता की इच्छा रही हो, उस तरह से एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे अपने पिता के आदेश का पालन करता है, मन की बात को समझ करके वैसा करता है, उसी तरह से गॉड के पुत्र हो, ईश्वर के पुत्र हो, ईश्वर के आत्मा हो, वही उसी तरह के ईश्वर के आदेश के पालन, मन की बात का पालन किया है तुमने। आह बट द बे इज सो लॉन्ग, आह अरे बट द बे इज सो लॉन्ग, रास्ता इतना लंबा है। years they have been in the wild, वर्षों से वो वाइल्ड में रहे हैं, भटके हुए रहे हैं। sore thirst plagues them, जो प्यास है उस sore thirst, ये तीव्र प्यास ने उसको प्लेग आ गई, उन पे बीमारी आ गई, मतलब मरने लगे। द रॉक्स राइजिंग ऑल राउंड, चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है। ओवरएब भय ही भयानकता छाई हुई। फैक्शंस डिवाइड देम, उनको फैक्शंस खंडन करना, डिजेंशंस बिखरा देना, डिवाइड देम उनको बिखरा देते हैं, उस भीड़ को रास्ते पे जो आ रही है। देयर हॉस्ट टेंस टू ब्रेक, देयर हॉस्ट मतलब नंबर ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, ह्यूमैनिटी। टेंस टू ब्रेक, वो टूटने वाली है, टू डिसॉल्व मिटने वाली है। ऐसे समय में कीप देम कंबाइंड, और ऐसे समय में तुम उनको कंबाइंड करते हो, जोड़ते हो। एल्स ऑफ द मायरेट्स हु फिल दैट आर्मी, और मायरेट की तरह, एक देवदूत की तरह फिल उसको पूर्ति करते हो, उस आर्मी को जो आगे बढ़ रही थी। नॉट वन शैल अराइव, यदि तुमने उसका नेतृत्व न किया होता तो शायद वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती। सोल दे सेड स्ट्रे, निश्चित रूप से वो अकेले अकेले हो जाते, बिखर जाते, भटक जाते। इन द रॉक्स, चट्टानों में। स्टैगर फॉर एवर इन वेन, स्टैगर फॉर एवर इन वेन, स्टैगर हो जाते। स्टैगर मतलब बिखरना, जो जिंदगी के रास्ते से भटक जाते हैं। फॉर एवर इन वैन, व्यर्थ में उनकी जिंदगी चली जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। डाई वन बाय वन, एक एक करके वो मर जाते इन द बेस्ट, व्यर्थ में ही, लेकिन तुमने उनको हमेशा रास्ता दिखा। इन सच आवर ऑफ नीड, ऐसी जरूरत के समय, ऑफ योर फेंटिंग डिसिपेरेटेड रेस, फेंटिंग जो मूर्छित हो रही थी, डिसिपेरेटेड रेस मानव जाति निराशा से युक्त, ऐसी समय में ये लाइक एंजल्स
एक देवदूतों की तरह अपीयर दिखाई देते हो। रेडिएंट विद अर्डुअर डिवाइन, रेडिएंट चमक के साथ, उत्साह के साथ, अर्डुअर डिवाइन एक दैवीय ऊर्जा के समान। बीकन्स ऑफ होप, आशा की किरण जगाते हो। बीकन्स ऑफ होप, आशा की किरण जगाते हो। ई अपीयर दिखाई देते हैं। लिंगर, लिंगर मीन्स निराश, जो कि होता है निरस्ता, या जिसे कहते हैं लेजीनेस छा जाती है, जिसमें डलनेस, वीकनेस आ जाती है। इज नॉट इन योर हार्ट, तुम्हारे हृदय में वो चीज नहीं है, वीकनेस नहीं है। वीकनेस इज नॉट इन योर वर्ड, तुम्हारे शब्दों में वीकनेस नहीं है। वेयरनेस नॉट इन ऑन योर ब्रो, थकावट तुम्हारे माथे पे नहीं होती है। ये अलाइट इन आवर बैन, बैन जो होता है, अलाइट उतरते हो, अलाइट हार्ट रुकना, बैन फ्रंट ऑफ द आर्मी इन द बैटलफील्ड, जो सेना का प्रमुख जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको बैन कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, फ्रंट पार्ट होता है जो सेना, उसकी तरह आते हो, फ्रंट संभालते हो, लीडरशिप करते हो। एट योर वॉइस, और तुम्हारी आवाज पे पैनिक, जो पैनिक छाया हुआ था, डर छाया हुआ था, डिस्पेयर निराशा छाई थी, फ्ली अवे वो भाग जाती है। यू मूव थ्रू द रैंक्स, यू मूव थ्रू द रैंक्स, फाइटिंग मैन, रैंक्स मतलब फाइटिंग मैन ऑफ आर्मी, तुम एक सैनिक की तरह लड़ते हो। रिकॉल द स्ट्रेगलर्स, स्ट्रेगलर्स जो भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, उनको तुम रिकॉल करते हो, रिफ्रेश करते हो। आउटबोर्न जो थक गए हैं उनको रिकॉल करते हो, नई ऊर्जा भरते हो। प्रेज उनकी प्रशंसा करते हो। री इंस्पायर एंड द ब्रेव, और बहादुर लोगों को पुनः प्रेरणा देते हो। ऑर्डर आदेश देते हो। करेज उत्साह देते हो। रिटर्न वापसी का, वो वापस आते हैं जिंदगी के इस युद्ध में लड़ने के लिए। आइज रिकाइंडलिंग, आंखें दोबारा चमकने लगती हैं। एंड प्रेयर्स फॉलो योर स्टेप्स एज यू गो, प्रेयर्स तुम्हें लोग प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तुम्हारी, और तुम्हारे कदमों पे आगे बढ़ने लगते हैं। ही फिल अप द गैप्स इन आवर फाइल्स, तुमने क्या किया, हमारी जो लाइफ में उस खाली जगह को भर दिया, जो फाइल्स गैप बन जा रहा था उसको भरा। स्ट्रेंथन, शक्ति प्रदान की। द वेवरिंग लाइन, उस लड़खड़ाती हुई मानवता की लाइन को शक्ति प्रदान की। स्टैब्लिश कराया। कंटिन्यू आवर मार्च, हमने अपनी उस यात्रा को फिर से जारी स्टार्ट किया। ऑन टू द बाउंड ऑफ द बेस्ट, ऑन उसको ऑन किया। टू द बाउंड ऑफ द बेस्ट, जो व्यर्थ होने जा रही थी, ऑन कहां पहुंची अब, ऑन टू द सिटी ऑफ गॉड, और वो ईश्वर के उस निवास स्थान तक, पैराडाइज तक ले जाती है, महान बना देती है, महान व्यक्तित्व बना देती है, जीवंत बना देती है लाइफ को, उस तक तुम ले जाते हो सभी मानो। ऐसे पोइम है ये, ऐसे थे थॉमस अर्नोल्ड, जैसा कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है उनके बारे में। मतलब पूरी तरह से अगर जिंदगी को वास्तव में जीवंत बनाना है, जिंदगी को जीवंत बनाना है, तो कहने का मतलब ये है खुद के लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीना है। तो ये मतलब जिंदगी को तुमने जो समय नष्ट कर रहे हो वो डेड जा रहा है, मृत हो जा रहा है। लेकिन अगर तुमने, यदि आपने, हमने उसको जीवंत बनाना है, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि लोग हमें याद करें, दूसरों की सेवा करना, यही ईश्वर चाहता है हमसे। तो मतलब हमने दूसरों की सेवा की, सहायता की, तो हमने कुछ अच्छा काम किया है, अपने जीवन को जीवंत बनाया है। ये हमारी शायद ईश्वर की इच्छा है, हमारी इच्छा है, सबकी इच्छा है, और यही शायद
जीवन का यही लक्ष्य है जो शायद हर कोई नहीं जानता, और सिर्फ ये महान लोग ही ऐसा करते हैं। वही दूसरों के लिए जीते हैं और उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो शायद ये ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर की इच्छा को जानते हैं और वास्तव में ये इस साम्राज्य के, इस दुनिया के निर्माता हैं, ईश्वर की संतानें हैं। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अगली एक नई पोइम के साथ हम रची अर्नोल्ड की या कोई और पोइम के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसको एक दो बार देखेंगे, बहुत अच्छी पोइम है, बहुत अच्छे विचार इसमें आपको देखने को मिले होंगे। आशा करते हैं इनको आप उपयोगी साबित होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों के लिए। चलिए, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।